नमस्कार। और आज के इस विचार विमर्श में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं जो हमारे आसपास है तो हर जगह, लेकिन शायद हम उसे उतना महत्व नहीं देते। लकड़ी यानी टिम्बर। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसके कई पहलू खोलते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इनसे ये समझें कि लकड़ी आखिर है क्या, ये कितने तरह की होती है और इंजीनियरिंग में इसका सही इस्तेमाल कैसे होता है। और ये सोचना भी दिलचस्प है कि कभी पुल, घर, बड़ी बड़ी इमारतें सब लकड़ी से ही बनते थे। हाँ बिल्कुल। आज भले ही स्टील और कंक्रीट का जमाना है, पर लकड़ी की अपनी जगह वो आज भी है और शायद भविष्य में और बढ़ने वाली भी है। सही। लकड़ी एक कुदरती चीज है और इसीलिए थोड़ी पेचीदा भी है। मतलब हर पेड़ अलग, हर लकड़ी अलग। तो ये समझना जरूरी हो जाता है कि किसी खास काम के लिए सही लकड़ी कैसे चुनें और फिर उसे तैयार कैसे करें। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। पेड़ों को मतलब बांटा कैसे जाता है। एक मुख्य तरीका तो उनके बढ़ने के ढंग पर है ना? हाँ, मुख्य रूप से दो तरह के पेड़ होते हैं। अच्छा। एक एक्सोजेनस जो बाहर की तरफ मोटाई में बढ़ते हैं और दूसरे एंडोजेनस जो अंदर की तरफ लंबाई में बढ़ते हैं, जैसे आपने बांस या बेंत देखा होगा। हाँ, बांस। पर इंजीनियरिंग में जो हमारे काम के हैं वो एक्सोजेनस पेड़ ही है। एक्सोजेनस है, अच्छा। इनकी पहचान क्या है? वो गोल छल्ले, एनुअल रिंग्स? बिल्कुल। अगर आप तने को काटे तो उसमें आपको वो गोल छल्ले दिखेंगे, वार्षिक वलय। हर साल एक नया छल्ला बनता है, तो मतलब इन्हें गिनकर पेड़ की उम्र का अंदाजा भी लग जाता है। अरे वाह। और ज्यादातर जो इमारती लकड़ी है वो इन्हीं पेड़ों से मिलती है हमें। ठीक है। और यहीं पर एक महत्वपूर्ण बात आती है। एक्सोजेनस पेड़ों को भी हम आगे दो बड़े ग्रुप्स में बांटते हैं, कॉनिफर और डेसिडुअस। हाँ, कॉनिफर और डेसिडुअस नाम सुने हैं। इनका मतलब क्या है इंजीनियरिंग के लिहाज से? देखिए, कॉनिफर वो पेड़ हैं जिन पर कोन जैसे फल लगते हैं, जैसे चीर, देवदार, स्प्रूस। ये ज्यादातर सदाबहार होते हैं। सदाबहार मतलब हमेशा हरे? हाँ, मतलब उनकी पत्तियां एक साथ नहीं झड़ती और इनकी लकड़ी में वो वार्षिक वलय तो साफ दिखते हैं, पर मेड्यूलरी किरणें, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे, वो या तो होती नहीं या बहुत हल्की होती है। अच्छा। इनकी लकड़ी आमतौर पर नरम, हल्की और थोड़ी कमजोर होती है। और इसमें रेजिन मतलब गोंद जैसा पदार्थ भी हो सकता है, इसीलिए इन्हें सॉफ्टवुड कहते हैं। सॉफ्टवुड, ठीक है। और डेसिडियस? डेसिडियस पेड़ वो है जिनकी पत्तियां साल में एक बार झड़ जाती हैं, पतझड़ में, और फिर वसंत में नहीं आती हैं, जैसे शीशम, सागौन, ओक, साल। अच्छा, ये तो अपने यहाँ काफी होते हैं। हाँ बिल्कुल। इनमें वार्षिक वलय उतने साफ नहीं दिखते, लेकिन मेडुलरी किरणें काफी स्पष्ट होती हैं। और इनकी लकड़ी वो आमतौर पर कठोर, भारी, मजबूत और गहरे रंग की होती है। इसमें रेजिन नहीं होता, इसीलिए इन्हें हार्डवुड कहते हैं। हार्डवुड। हाँ। तो ये सॉफ्टवुड और हार्डवुड का फर्क सिर्फ नाम का नहीं है। हाँ, इसका सीधा असर है कि हम उसे इस्तेमाल कहाँ करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सीधा असर। सॉफ्टवुड हल्की है, आसानी से कट जाती है, थोड़ी सस्ती भी पड़ती है, तो दरवाजे, खिड़कियां, हल्का फर्नीचर या पैकिंग के बक्से बनाने में काम आ जाती है। अच्छा। लेकिन जहां मजबूती चाहिए, जैसे छत के बीम बनाने हैं या कोई पुल का हिस्सा है या भारी फर्नीचर बनाना है, तो वहां हार्डवुड ही इस्तेमाल होती है। और आपने वो मेड्यूलरी किरणों का जिक्र किया था हार्डवुड में। हाँ, वो किरणें असल में लकड़ी के रेशों को आपस में कस के बांधे रखती हैं। एक तरह से गोंद का काम करती हैं रेशों के बीच। इसी से उसे ज्यादा ताकत मिलती है। अच्छा, ये एक बड़ा कारण है कि हार्डवुड ज्यादा मजबूत क्यों होती है। हाँ बिल्कुल। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये हमें लकड़ी की मतलब बुनियादी प्रकृति और उसके इस्तेमाल के बारे में पहली जरूरी जानकारी दे देता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती होगी। मतलब इंजीनियर सिर्फ सॉफ्टवुड या हार्डवुड देखकर ही तो लकड़ी नहीं चुन लेते होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें और भी बहुत कुछ देखना पड़ता है, जैसे लकड़ी कितनी मजबूत है, उसकी वो क्या कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, वो कितने साल चलेगी बिना सड़े गले, उसकी ड्यूरेबिलिटी कैसी है, आसानी से मिल भी रही है या नहीं, उपलब्धता। हाँ। और फिर उसे सुखाना मतलब सीजनिंग करना या उस पर दवा लगाना, ट्रीटमेंट करना, वो कितना आसान या मुश्किल है। इन सब के लिए भी अलग अलग ग्रेडिंग सिस्टम बने हुए हैं। अच्छा, तो ये सब चीजें मिलकर तय करती हैं कि किसी खास प्रोजेक्ट के लिए सबसे सही लकड़ी कौन सी रहेगी। ये तो एक तरह से लकड़ी का पूरा बायोडेटा देखने जैसा हो गया। हाँ बिल्कुल वैसा ही, ताकि कोई गलती ना हो। ठीक है, तो हमने ये समझा कि पेड़ों को कैसे बांटा जाता है। अब जरा पेड़ के अंदर झांकते हैं। अगर हम एक पेड़ के तने को काटें, क्रॉस सेक्शन देखें,
तो उसकी बनावट कैसी दिखती है? हाँ, ये भी बहुत दिलचस्प है। देखिए, पेड़ के 3 मुख्य हिस्से तो हम जानते ही हैं। जड़ें, तना और ऊपर का हिस्सा, क्राउन। हाँ, जड़, तना और पत्तियां, टहनियां। बिल्कुल। इंजीनियरिंग के लिए हमारे काम का हिस्सा है तना, ट्रंक। ठीक है। तो अगर हम तने के गोल कटे हुए हिस्से को देखें, क्रॉस सेक्शन, तो उसमें कई परतें या हिस्से दिखते हैं। सबसे बीच में, बिल्कुल सेंटर में, होता है पिथ या मेड्यूला। पिथ। ये पेड़ का कोर है। जब पेड़ छोटा होता है तब तो ये पोषण पहुंचाने में मदद करता है, पर जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता है, ये हिस्सा एक तरह से मर जाता है, कमजोर हो जाता है। इंजीनियरिंग के लिहाज से ये किसी काम का नहीं, मतलब बेकार। हाँ, कह सकते हैं। पिथ के चारों तरफ का जो गहरा कठोर हिस्सा होता है, वो है हार्टवुड। हार्टवुड, ये नाम सुना है। हाँ, ये असल में पुराने वार्षिक भले हैं। ये अब पेड़ के बढ़ने में सीधे तौर पर हिस्सा नहीं लेते, लेकिन यही वो हिस्सा है जो पेड़ को असली मजबूती देता है। ये लकड़ी मृत तो है, पर सड़ी हुई नहीं। और अच्छी टिम्बर में हम ज्यादा से ज्यादा हार्टवुड ही चाहते हैं। अच्छा, तो इंजीनियरिंग के लिए यही सबसे जरूरी है? हाँ, बिल्कुल। फिर हार्टवुड के बाहर जो हल्के रंग की परत होती है, वो है सैपवुड। सैपवुड। ये नए बने वार्षिक वलय हैं। ये हिस्सा जीवित होता है और पेड़ के लिए पानी और पोषक तत्वों को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। लेकिन हार्टवुड के मुकाबले ये नरम और कमजोर होती है। इसमें नमी भी ज्यादा होती है। और कीड़े वगैरह भी इसी को लगते होंगे ज्यादा? हाँ, बिल्कुल। कीड़े और फंगस इससे ज्यादा आसानी से लगते हैं। ठीक है। सैपवुड के बाहर क्या होता है? सैपवुड के ठीक बाहर एक बहुत पतली, लगभग अदृश्य सी परत होती है, कैम्बियम लेयर। कैम्बियम लेयर। ये क्या करती है? इसी से अंदर की तरफ नई सैपवुड बनती है और बाहर की तरफ नई छाल। इसी परत की वजह से पेड़ की मोटाई बढ़ती है। अरे वाह, तो पेड़ का बढ़ना इसी पर निर्भर करता है? हाँ जी। और इस नाजुक कैम्बियम लेयर की हिफाजत के लिए पेड़ के सबसे बाहर होती है छाल, बाक। इसमें भी अंदरूनी और बाहरी छाल होती है। ये छाल पेड़ को बाहरी चोट, मौसम, कीड़ों सबसे बचाती है। अगर छाल हट जाए तो? अगर छाल हट जाए और कैम्बियम लेयर को नुकसान पहुंचे, तो पेड़ का बढ़ना रुक सकता है या वो मर भी सकता है। और एक और चीज थी, वो मेड्यूलरी किरणें, वो कहाँ होती हैं? हाँ, मेड्यूलरी किरणें वो पतली रेखाएं होती हैं जो पित्त से निकलकर बाहर कैम्बियम तक जाती हैं। जैसे साइकिल के पहिए में तीलियां होती हैं ना, हाँ। वैसे ही इनका काम होता है वार्षिक वलयों को आपस में बांध के रखना, स्ट्रक्चर को सुजामन हाल्टन, मतलब सुजामन हाल्टन। अच्छा, तो ये भी मजबूती देती हैं? हाँ, और यादें हमने बात की थी कि हार्डवुड में ये किरणें साफ दिखती हैं। हाँ। यही किरणें हार्डवुड को उसकी अतिरिक्त मजबूती और कठोरता देने में मदद करती हैं, क्योंकि ये पूरे स्ट्रक्चर को एक साथ जकड़ कर रखती हैं। सॉफ्टवुड में ये या तो होती नहीं या बहुत कमजोर होती हैं। अच्छा, तो ये कनेक्शन है। हार्डवुड में मेडुलरी किरणें हैं, इसलिए वो ज्यादा मजबूत है। बिल्कुल, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। ठीक है, तो ये हुई पेड़ की मोटी मोटी बनावट। अब बात करते हैं लकड़ी के कुछ जरूरी गुणों की, प्रॉपर्टीज की। हाँ, ये भी जानना जरूरी है। पहली बात, स्पेसिफिक ग्रेविटी। मैंने पढ़ा कि लकड़ी के ठोस मटेरियल की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.54 के आसपास होती है, मतलब पानी से 1.5 गुना भारी। पर लकड़ी तो पानी पर तैरती है। हाँ, वो इसलिए क्योंकि लकड़ी सिर्फ ठोस मटेरियल नहीं है, उसमें खाली जगह मतलब वॉइड्स भी होते हैं। ठीक है। तो जब हम पूरी लकड़ी का वजन देखते हैं, उसकी मास स्पेसिफिक ग्रेविटी वो 1 से कम होती है। हाँ। और ये हर लकड़ी के लिए अलग अलग होती है। हार्डवुड ज्यादा भारी होती है, सॉफ्टवुड हल्की। ठीक है। और नमी की मात्रा, मॉइस्चर कंटेंट, ताजी कटी लकड़ी में तो बहुत पानी होता है। हाँ, 50% या उससे भी ज्यादा हो सकता है। देखिए, जब हम लकड़ी के वजन या गुणों की बात करते हैं ना, तो एक स्टैंडर्ड तय किया गया है कि उसे 12% नमी पर रिपोर्ट किया जाए। 12%? पर सुखाते तो अलग अलग लेवल तक होंगे। हाँ, बिल्कुल। ये 12% सिर्फ रिपोर्टिंग के लिए है। असल में लकड़ी को कितना सुखाना है, ये इस पर निर्भर करता है कि उसे इस्तेमाल कहाँ करना है। कहीं ज्यादा सुखाना पड़ता है, कहीं कम। अच्छा, और एक बहुत जरूरी गुण आपने बताया था, एनिसोट्रोपिक। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, इसका क्या मतलब है? एनिसोट्रोपिक। हाँ। इसका सीधा सा मतलब ये है कि लकड़ी के गुण हर दिशा में एक जैसे नहीं होते, अलग अलग होते हैं। अलग अलग दिशाओं में अलग अलग गुण, कैसे? इसे ऐसे समझिए जैसे कपड़े का धागा होता है। धागे की लंबाई की दिशा में कपड़ा मजबूत होता है, खींचने पर जल्दी नहीं फटता।
पर अगर आप धागे के आर पार चौड़ाई में खींचें तो वो आसानी से खिंच जाता है या फट जाता है। हाँ, सही बात है। लकड़ी के रेशे, जिन्हें ग्रेन्स कहते हैं, वो भी ऐसे ही हैं। रेशों की लंबाई की दिशा में यानी लॉन्गिट्यूडनल लकड़ी सबसे ज्यादा मजबूत होती है। सबसे ज्यादा? हाँ, और रेशों के आर पार यानी ट्रांसवर्स दिशा में, चाहे वो रेडियल हो या टैंजेंशियल, ये काफी कमजोर होती है। ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लकड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, खासकर जहां लोड आना है जैसे बीम वगैरह में, तो हमें हमेशा रेशों की दिशा का ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। बीम को हमेशा ऐसे रखा जाता है कि लोड रेशों की लंबाई की दिशा में पड़े, न कि आर पार। अगर दिशा गलत हो गई तो लकड़ी बहुत जल्दी फेल हो सकती है, टूट सकती है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। और सिर्फ मजबूती ही नहीं, लकड़ी का सिकुड़ना और फूलना भी दिशा के साथ बदलता है। लंबाई में ये सबसे कम सिकुड़ती या फूलती है और चौड़ाई में, खासकर टेंजेंशियल दिशा में, सबसे ज्यादा। अच्छा, तभी लकड़ी के तख्ते सूखने पर मुड़ जाते हैं, उनमें दरारें पड़ जाती हैं। हाँ, अगर उन्हें सही तरीके से न सुखाया जाए या कंट्रोल न किया जाए तो यही होता है, एनाइसोट्रोपी की वजह से। कुछ और खास गुण? हाँ, जैसे लकड़ी खिंचाव सहने में, मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ में, दबाव सहने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से ज्यादा मजबूत होती है, करीब 2 से 4 गुना ज्यादा। अच्छा, ये तो थोड़ा उल्टा लगता है। आमतौर पर चीजें दबाव में ज्यादा मजबूत होती हैं। हाँ, पर लकड़ी में ऐसा है। और एक और बात, लकड़ी में आवाज की गति हवा की तुलना में बहुत ज्यादा होती है, 2 से 17 गुना तक। वाह! तो संक्षेप में, एक अच्छी इंजीनियरिंग के लायक लकड़ी कैसी होनी चाहिए? क्या पहचान है उसकी? देखिए, उसमें वार्षिक वलय पास पास और एक जैसी हो, मेडुलरी किरणें साफ दिखें, रंग गहरा और एक समान हो, वो भारी हो, उसमें गांठें या दरारें जैसे दोष ना हो, रेजिन ना हो, खासकर हार्डवुड में, और सबसे जरूरी वो टिकाऊ हो, ड्यूरेबल हो। ठीक है, अब हमने लकड़ी को समझ लिया, उसके गुण जान लिए, पर जंगल से काटकर लाई गई लकड़ी को सीधे इस्तेमाल तो नहीं कर सकते, उसे तैयार करना पड़ता है। इस तैयारी मतलब प्रोसेसिंग के मुख्य चरण क्या हैं? हाँ, इसकी प्रोसेसिंग जरूरी है। इसके मोटे तौर पर 4 मुख्य चरण हैं। 4 कौन-कौन से? पहला फेलिंग यानी पेड़ को काटना, दूसरा सीजनिंग यानी लकड़ी को सुखाना, तीसरा कन्वर्जन यानी लकड़ी को जरूरी आकार देना, और चौथा प्रिजर्वेशन यानी लकड़ी को कीड़े और सड़न से बचाना। फेलिंग, सीजनिंग, कन्वर्जन, प्रिजर्वेशन। ठीक है, फेलिंग में क्या खास ध्यान रखना होता है? फेलिंग में 3 बातें जरूरी हैं। एक, पेड़ को जमीन के जितना पास हो सके काटना चाहिए ताकि लकड़ी बर्बाद न हो। सही। दूसरा, पेड़ सही उम्र का होना चाहिए, आमतौर पर 50 से 100 साल। बहुत कम उम्र के पेड़ में सैपवुड ज्यादा होगी जो कमजोर होती है। बहुत बूढ़े पेड़ में अंदर का पित्त खराब हो सकता है। अच्छा। और तीसरा, पेड़ तब काटना चाहिए जब उसमें सैप यानी रस का बहाव कम हो। पहाड़ों में ये गर्मी में होता है, मैदानों में सर्दी में। इससे क्या फर्क पड़ता है? सैप कम होने से लकड़ी में नमी कम होती है और सूखने में आसानी रहती है, कीड़े लगने का खतरा भी कम होता है। ठीक है। दूसरा और शायद सबसे जरूरी कदम आपने बताया, सीजनिंग, लकड़ी को सुखाना। हाँ, सीजनिंग बहुत जरूरी है। जैसा हमने कहा, ताजी लकड़ी में बहुत पानी होता है। अगर गीली लकड़ी इस्तेमाल कर ली तो वो बाद में सूखेगी, सिकुड़ेगी, मुड़ेगी, फट जाएगी और अपनी जगह पर ढीली हो जाएगी। बिल्कुल, दरवाजे खिड़कियों के पल्ले जाम हो जाएंगे या उनमें झिरी पड़ जाएगी। इसलिए इस्तेमाल से पहले उसे सुखाना ही पड़ता है। लेकिन सुखाने का और भी फायदा है शायद, सिर्फ सिकुड़ने से बचाना ही नहीं। हाँ, कई फायदे हैं। सूखी लकड़ी हल्की हो जाती है तो उसे उठाना, लाना, ले जाना आसान और सस्ता पड़ता है। वजन कम हो जाता है। हाँ, सूखने पर लकड़ी की मजबूती, कठोरता, अकड़न ये सब बढ़ जाती है। मजबूत हो जाती है। हाँ, और ये सड़न पैदा करने वाले फंगस और कीड़ों के हमले के प्रति ज्यादा प्रतिरोधी हो जाती है। उसका आकार स्थिर हो जाता है, मतलब बाद में ज्यादा घटती बढ़ती नहीं। अच्छा। उस पर काम करना, जैसे आरी चलाना, रंदा लगाना, वो आसान हो जाता है। और आखिर में सूखी लकड़ी पर पेंट, वार्निश या जो प्रिजर्वेटिव केमिकल लगाते हैं ना, वो ज्यादा अच्छे से लगते हैं और टिकते हैं। तो फायदे तो कई हैं सीजनिंग के। अच्छा, लकड़ी में जो पानी होता है, क्या वो एक ही तरह का होता है? मैंने स्रोतों में वो फाइबर सैचुरेशन पॉइंट FSP के बारे में पढ़ा था। ये क्या चीज है? हाँ, अच्छा सवाल है। देखिए, लकड़ी में पानी 2 तरह से होता है मोटे तौर पर। एक होता है फ्री वाटर या कैविटी वाटर।
ये लकड़ी की कोशिकाओं के अंदर जो खाली जगह होती है ना, उनमें भरा होता है, जैसे किसी स्पंज में पानी। ठीक है। दूसरा होता है बाउंड वाटर या सेल वॉल वाटर। ये पानी लकड़ी की कोशिका की दीवारों का हिस्सा होता है, जैसे गीली दीवार खुद। अच्छा, एक खाली जगह में दूसरा दीवार के अंदर ही। बिल्कुल। जब लकड़ी सूखना शुरू होती है तो पहले ये फ्री वाटर उड़ता है जो खाली जगहों में है। वो पॉइंट जब सारा फ्री वाटर उड़ चुका हो लेकिन कोशिका की दीवारें अभी भी पूरी तरह पानी से संतृप्त हो, मतलब पूरी गीली हो, उसी पॉइंट को फाइबर सैचुरेशन पॉइंट FSP कहते हैं। फाइबर सैचुरेशन पॉइंट, हाँ, ये किस नमी के लेवल पर होता है? ये आमतौर पर लकड़ी के प्रकार पर थोड़ा निर्भर करता है, पर करीब 25-30% नमी के स्तर पर होता है। और इसका महत्व क्या है FSP का? इसका महत्व ये है कि जब तक नमी FSP से ऊपर है, लकड़ी सिकुड़ती नहीं है, सिर्फ उसका वजन कम होता है क्योंकि फ्री वाटर निकल रहा है। अच्छा, सिकुड़न नहीं होती? नहीं, असली सिकुड़न, श्रिंकेज, तब शुरू होती है जब नमी FSP से नीचे जाती है, क्योंकि अब कोशिका की दीवारों से पानी निकलना शुरू होता है, वो बाउंड वाटर, और इसी से लकड़ी का आकार बदलता है। ओह, तो FSP के बाद ही लकड़ी सिकुड़ना शुरू करती है? हाँ, इसीलिए सीजनिंग को कंट्रोल करना जरूरी है ताकि लकड़ी बहुत तेजी से न सूखे, खासकर FSP के नीचे, वरना उसमें दरारें पड़ सकती हैं या वो बुरी तरह मुड़ सकती है। समझ गया। तो लकड़ी सुखाने के तरीके क्या क्या हैं? मोटे तौर पर 2 तरीके हैं। एक प्राकृतिक, मतलब नेचुरल या एयर सीजनिंग, और दूसरा कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल सीजनिंग। नेचुरल वाला क्या है? हवा में सुखाना? हाँ, बिल्कुल। इसमें लकड़ी के लट्ठों या तख्तों को हवादार शेड में सही ढंग से अड़ुकाकर, मतलब स्टैक करके रख दिया जाता है और हवा से धीरे धीरे सूखने दिया जाता है। ये सस्ता तरीका है पर बहुत धीमा है, महीनों या साल भी लग सकते हैं। और कंट्रोल भी नहीं होता होगा, बारिश आ गई तो? हाँ, इसमें मौसम पर निर्भर रहना पड़ता है। नमी कितनी कम होगी इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। तो फिर आर्टिफिशियल तरीके बेहतर हुए? हाँ, इसीलिए आजकल ज्यादातर आर्टिफिशियल तरीके अपनाए जाते हैं। इनमें हम तापमान, नमी और हवा के बहाव को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें कौन कौन से तरीके आते हैं? इसमें कई तरीके हैं, जिससे पानी में उबालना, बॉइलिंग, केमिकल इस्तेमाल करना, केमिकल सीजनिंग, बिजली का इस्तेमाल करना, इलेक्ट्रिकल सीजनिंग, हालांकि वो महंगा है, या फिर बहते पानी में रखना, वाटर सीजनिंग। ये सब तरीके नेचुरल सीजनिंग से तेज हैं, पर इनके अपने अपने नुकसान भी हैं। किसी में लकड़ी की ताकत कम हो सकती है, कोई बहुत महंगा पड़ जाता है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका है किल्न सीजनिंग। किल सीजनिंग, भट्टी में सुखाना? हाँ, एक तरह से। इसमें लकड़ी को एक बंद कमरे या भट्टी, जिसे किल्न कहते हैं, उसमें रखा जाता है। वहां नियंत्रित तरीके से गर्म हवा का बहाव किया जाता है। हम तापमान और हवा की नमी को अपनी जरूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, कंट्रोल पूरा रहता है। बिल्कुल। शुरुआत में ज्यादा नमी और कम तापमान रखते हैं, फिर धीरे धीरे नमी कम करते जाते हैं और तापमान बढ़ाते जाते हैं। इससे लकड़ी बहुत जल्दी, मतलब हफ्तों में, एक समान और बिना ज्यादा खराब हुए सूख जाती है। तो क्वालिटी सबसे अच्छी इसी में मिलती है? हाँ, ये महंगा जरूर है बाकी तरीकों से, पर क्वालिटी सबसे अच्छी और भरोसेमंद मिलती है। इंडस्ट्री में यही सबसे ज्यादा चलता है। ठीक है, सीजनिंग हो गई। इसके बाद आपने बताया था कन्वर्जन। इसका क्या मतलब है? कन्वर्जन का मतलब है वो जो गोल लट्ठा होता है ना, नरपेड़ का लॉग, उसे चीर कर इस्तेमाल के लायक आकार देना, जैसे तख्ते बनाना, प्लैंक्स, हाँ। या बीम बनाना, या रेलवे स्लीपर बनाना। अच्छा, मतलब लकड़ी को चीरना। हाँ, और लकड़ी को कैसे चीरा जाता है, मतलब आरी चलाने का पैटर्न क्या है, उसका भी उसकी ताकत और वो दिखने में कैसी लगेगी उस पर असर पड़ता है। अलग अलग तरीकों से चीरने पर अलग अलग तरह के ग्रेन पैटर्न मिलते हैं। ये भी ध्यान रखना पड़ता है। और आखिरी कदम था प्रिजर्वेशन। हाँ, प्रिजर्वेशन यानी लकड़ी को बचाना, खासकर अगर लकड़ी ऐसी जगह इस्तेमाल होनी है जहां उस पर नमी, बारिश या दीमक जैसे कीड़ों का खतरा हो, या अगर लकड़ी खुद कम टिकाऊ किस्म की है, जैसे ज्यादातर सॉफ्टवुड। तब क्या करते हैं? तब उसे सड़न और कीड़ों से बचाने के लिए उस पर कुछ खास केमिकल लगाए जाते हैं। ये केमिकल लकड़ी के अंदर तक पहुंचाए जाते हैं ताकि उसकी उम्र बढ़ जाए। इसे ही प्रिजर्वेशन कहते हैं। इसके लिए भी कई तरह के केमिकल और तरीके इस्तेमाल होते हैं। तो ये हुई लकड़ी की पूरी कहानी, मतलब पेड़ के प्रकार से लेकर उसकी बनावट, उसके गुण, और फिर उसे जंगल से लाकर इस्तेमाल के लायक बनाने तक की पूरी प्रक्रिया।
ये वाकई एक दिलचस्प सफ़र है। ये समझना कि कैसे एक प्राकृतिक चीज़ को इतने ध्यान और समझदारी से प्रोसेस करके हम अपने इतने कामों में लाते हैं। बिल्कुल, और ये हमें इस सवाल पर भी लाता है कि लकड़ी जो एक कुदरती चीज है, इतनी परिवर्तनशील है, उसका इंजीनियरिंग में सही इस्तेमाल करने के लिए उसकी बनावट और गुणों को, खासकर उसकी वो जो एनिसोट्रॉपिक प्रकृति है, उसको इतनी गहराई से समझना क्यों जरूरी है। हाँ, ये तो है। और एक और सवाल जो दिमाग में आता है, जैसे जैसे हम पर्यावरण के प्रति ज्यादा जागरूक हो रहे हैं, सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल ढूंढ रहे हैं, तो क्या लकड़ी भविष्य में फिर से निर्माण का एक मुख्य आधार बन सकती है, स्टील और कंक्रीट के साथ, या शायद उनकी जगह? ये वाकई सोचने वाली बात है। भविष्य में लकड़ी की भूमिका क्या होगी? खैर, इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।